जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी here एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट। मुस्लिम पर्सनल लॉ पार्ट 3 का भी सब्जेक्ट है, पार्ट 4 का भी सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पार्ट 3 और 4 की आउटलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्योरली पार्ट 3 का सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं और पार्ट 4 के भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो इसी में से आपको मिल जाएंगे। कुछ एक आध टॉपिक जो है वो अलग होंगे, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन एंड पे हम देख लेंगे। नोट्स की जहाँ तक बात है, लेक्चर्स हमारे डेली बेसिस पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से आते जाएंगे। नोट्स जो है इस दफ़ा पार्ट 3 के प्योरली जो है वो हमारी ऐप पे ही अपलोड होंगे, उसके अलावा जो है वो नहीं आएंगे नोट्स, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, सून इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगी। सारी की सारी बुक्स जो हैं वो हम अपनी ऐप पे अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आप स्टूडेंट्स जाएंगे अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन लेके, तो पूरे साल की आपको वो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, वो एक्सेस आपके पास होगी, आप उनको पढ़ें, तैयार करें, उससे सारी चीज़ें आपको ऐप से मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स लेक्चर्स भी हम कोशिश करके वहाँ पे अपलोड करके तो उनकी भी जो है आपको वहाँ से एक्सेस दे देंगे। तो यानी पूरा एक सेटअप हो जाएगा। जैसे कोई भी मतलब आपको लेट्स सपोज जैसे ऐप होती है कोई भी, आप जाते हैं अपनी जो भी आपकी ज़रूरत की ऐप है, प्ले स्टोर पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं और जो भी आपकी ज़रूरत होती है आपकी पूरी हो जाती है उससे। इसी तरह लॉ से रिलेटेड इंशाल्लाह वो होगी। तो उसमें अगर आपका पार्ट 3 है तो पार्ट 3 के लेक्चर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वाइज भी मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट की सारी आउटलाइन लेक्चर्स भी उसमें पड़े होंगे। उसकी एक माइनर सी सब्सक्रिप्शन होगी जो कि ईज़िली सब जो है वो कर सकेंगे। और इसी तरह नोट्स की होगी और पूरा साल आप फिर आराम से जब चाहें जैसे चाहें पढ़ सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर्स हम कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है वो डेली बेसिस यूट्यूब पे कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है इससे अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग करते जाएं और इवन के यहाँ से भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं लेक्चर्स को वॉच कर करके। एनी हो, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। और आज का क्वेश्चन जो है वो मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज जो कंसेप्ट है मैरिज का, ये ज़रा लेंथी कंसेप्ट है। इसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो होता है कि एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, यानी कोई भी जो मैरिज है उसके लिए एसेंशियल्स उसके क्या क्या हैं, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर वो होंगी तो वैलिड मैरिज कंसिडर होगी, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो वैलिड मैरिज कंसिडर नहीं होगी। एक तो ये कंसेप्ट होगा। और दूसरा जो लॉन्ग बनेगा आपका मैरिज पे, वो काइंड्स ऑफ मैरिज पे बनता होता है, जिसमें हम 3 तरह की जो है वो काइंड्स पढ़ेंगे, जिसमें आपकी वैलिड मैरिज आती है, इर्रेगुलर मैरिज आती है और वॉइड मैरिज आती है, ठीक है। वैलिड, इर्रेगुलर और वॉइड मैरिज 3 काइंड्स पे अलग से एक डिटेल नोट बनता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखना है कि मैरिज के ज़रूरी एसेंशियल्स कौन-कौन से हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका किसी भी शादी के लिए पूरा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मैरिज वैलिड मैरिज कंसिडर नहीं होगी। कहता डिफाइन मैरिज एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स प्रोवाइडेड अंडर इस्लामिक लॉ, आल्सो एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम एसेंशियल्स ऑफ मैरिज जो है वो स्टडी करेंगे विद डेफिनेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बेसिक बात है कि मैरिज क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि दो लोग होते हैं या चार लोग, जितने भी लोग हों, लेकिन बेसिकली दो लोग होते हैं। एक जो है वो ऑफर करता है, दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करता है और इनके दरमियान कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है। लाइक मैं जो है वो ऑफर करूं कि मेरे पास ये मोबाइल जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑफर कर दिया आपको, ठीक है। आप में से और इसके बदले में मैं कंसिडरेशन भी रखूं कि ये आईफोन है तो मैं आपको 3.5 लाख रुपए में जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दी, ऑफर भी कर दी और ऑफर के साथ कंसिडरेशन भी अपनी बता दी कि आईफोन है और 3.5 लाख रुपए में मैं आपको सेल करना चाह रहा हूँ, ये है मेरी ऑफर। अब अगर आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ रहा है, आप इसको कबूल कर लेंगे, हाँ जी ठीक है, हम इसको 3.5 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार हैं, तो ये क्या होगा, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने ऑफर की, आपने एक्सेप्ट कर ली और बीच में एक कंसिडरेशन थी। कंसिडरेशन क्या थी कि बदले में मैं आपसे पैसे लूंगा, ठीक है। इसी तरह मैरिज जो है ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे कि आदमी जो है वो ऑफर करता है, औरत की तरफ से एक्सेप्टेंस होती है और बीच में कंसिडरेशन होती है, किस सूरत में, डावर की सूरत में, जो हम लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ के आए हैं। पहला टॉपिक ही हमने कौन सा पढ़ा था, डावर यानी मेहर। तो मेहर क्या होता है, कंसिडरेशन होती है, ठीक है, उस निकाह के अंदर। तो यानी एक तरफ से ऑफर हो रही है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो रही है और दरमियान में कंसिडरेशन भी है, तो दैट इज नाउन एज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैरिज भी क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की ही शेप है। It is a method to legalize the sexual intercourse and legitimize the children
एंड मैरिज इज आल्सो अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, ये बात बड़ी समझने वाली है कि इट इज अ मेथड टू लिजिटिमाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस्लाम कहता है कि अगर आप निकाह के बिना सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं मर्द और औरत, तो वो हराम है, ठीक है, नाजायज है। तो वो जो सेक्स है आपका, उसको लिजिटिमाइज करने के लिए यानी जायज करने के लिए और हलाल बनाने के लिए क्या करते हैं आप, शादी करते हैं। तो यानी शादी एक तरीका है जिसके थ्रू आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो हलाल होता है, वो जायज होता है। एंड लिजिटिमाइज द चिल्ड्रन, और शादी के बिना अगर कोई मर्द और औरत इस्लाम के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो इन्वॉल्व हो और बदले में कोई बच्चा भी हो रहा है, तो वो बच्चा जो है वो हराम कंसिडर होगा, हलाल कंसिडर नहीं होगा, नाजायज कंसिडर होगा, जायज कंसिडर नहीं होगा। तो जैसे शादी के बिना सेक्स जो है वो नाजायज है और शादी के बिना होने वाला जो बच्चा है वो नाजायज है, तो इन दोनों चीजों को, सेक्स को जायज करने के लिए और इसी तरह आपके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको जायज बनाने के लिए, या कह लें कि हलाल बनाने के लिए जो है वो शादी की जाती है। तो यानी मैरिज क्या है, मैरिज इज अ मेथड टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लिजिटिमाइज द चिल्ड्रन एंड, अच्छा इससे आगे क्या बात है, एंड मैरिज इज आल्सो अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। तो इसके साथ साथ जहाँ पे आपकी बहुत सारी मजहबी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी मजहबी जिम्मेदारियां हैं, उन सब के साथ साथ जो शादी है ये भी आपकी एक मजहबी जिम्मेदारी है कि आपने परफॉर्म करनी है, अगर आप इस पोजीशन में है कि आप शादी कर सकते हैं। माइक ऑन है मेरा? तो इसमें अब थोड़ा सा, क्योंकि पार्ट 3 है, इसमें थोड़ा सा ना ब्रॉड माइंड होके बैठना है। ये वो चीजें हैं जो कि अब मैं मतलब इनको तंग तंग करके पढ़ा के गुजर रहा हूँ। मतलब वैसे तो एक सिंपल चीज थी कि मैं ये लाइन पढ़ता कि मेथड टू लीगलाइज एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लिजिटिमाइज द चिल्ड्रन, और मैं आगे बढ़ जाता कि एक्सप्लेन ना करूँ बच्चे। तो यहाँ पे आप बच्चे नहीं है, सारी समझदार हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज है वो कैसे है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन है वन मस्ट मैरी, यानी एक बंदे को लाजमी तौर पे शादी कर लेनी चाहिए। किसको? हु कैन गिव डावर, जो कि डावर दे सकता है यानी हक महर अदा कर सकता है, एंड मेंटेन हर वाइफ, और अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है, मतलब उसका खर्चा उठा सकता है। तो यानी एक ऐसा बंदा जो कि हक महर अदा कर सकता है और जो अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। ये इस्लाम के अंदर हुक्म है। Under Islamic law, contract of marriage need not to be proved through a written document। अच्छा, ये अक्सर बात जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये जो पुलिस वाले रोक लेते हैं नाके पे और वो कहते हैं निकाह नामा दो अगर आप मैरिड हो। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि इस्लाम कहता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसका रिटर्न फॉर्म में होना, तहरीरी फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी जरूर है कि रिटर्न फॉर्म में हो तो जरा ज्यादा अच्छा है कि ताकि प्रूफ हो जाएगा। और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भी ये कहता है इन फ्रंट ऑफ गवाहान हो रही है वो। तो फॉर्मेलिटी जरूर है, लेकिन अगर ना भी रिटर्न फॉर्म में हो तो ऐसा नहीं है कि शादी ही कंसिडर नहीं होगी। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं भी है तो भी आपकी शादी शादी कंसिडर होगी, अगर आपने एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को कबूल कर लिया हुआ है, निकाह में आगे हुए हैं। तो कहता है जी, अंडर इस्लामिक लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड थ्रू अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव करना इसको जरूरी नहीं है। एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज द प्रेजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, और वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो है शादी का वो ये है कि जो ह्यूमन रेस है, इंसानी नस्ल है, इसकी प्रिजर्वेशन हो सके, इसको कंटिन्यू रख सके, ये आगे से आगे जा सके। तो ये था मैरिज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि शादी एक्चुअली है क्या। तो इसमें हमने पढ़ा कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन होती है। इसके साथ साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप कॉन्ट्रैक्ट से यही जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे कि ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, मजीद भी है लेकिन बेसिक 3 ये है। देन अगर मीनिंग की बात करें कि मीनिंग ऑफ मैरिज क्या है, शादी का मतलब क्या है, तो मैरिज इज अ वेडलॉक और लीगलाइज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो शादी क्या है, ये हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें वो दोनों जो है वो अपनी नस्ल को और अपने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है और अपने जो बच्चे हैं उनको लेजिटिमाइज करने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं। देन अगर डेफिनेशन की बात करें कि मैरिज की डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू हिदाया, मैरिज इज डिफाइंड
to be contract which has for its objects the procreation and legalizing of children। तो शादी से मुराद वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू आप जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो आपकी नस्ल है, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप लीगलाइज कर सकें, हलाल जो है वो बना सकें। देन है कुरानिक वर्सेस इन द फेवर ऑफ मैरिज। A well-known Quranic verse highlighting the importance of marriage is कुरानिक अहकामात में से एक है, मतलब आयत है कि and among his signs is this that he created for you mates from among yourselves, यानी तुम्हारे में से जोड़े पैदा किए, that you may find tranquility in them and he has placed between you affection and mercy, surely in that आर साइंस फॉर पीपल हु रिफ्लेक्ट। तो इसमें जो है वो मैरिज से रिलेटेड जो है वो हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस मैरिज की। देन हदीस की रोशनी में अगर देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड मैरी दोज हु आर लविंग एंड फर्टाइल, ठीक है, फॉर आई बोस्ट ऑफ योर ग्रेट नंबर्स बिफोर द अदर नेशंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो ये सुनान इब्ने माजा में से जो है वो सुन्ना इब्ने माजा में से जो है वो ये हदीस जो है वो ली गई है। तो कुरानिक रेफरेंस भी हमने दे दिया रिगार्डिंग मैरिज और हदीस का रेफरेंस भी दे दिया रिगार्डिंग मैरिज, ये आपने दोनों रेफरेंसेस कोड कर लेने हैं। देन अगर नेचर की बात करें तो शादी की नेचर क्या है, तो मोहम्मदन मैरिज इज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी मोहम्मदन मैरिज जो है ये प्योरली क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। इट इज़ कंसिडर्ड अ रिलीजियस ड्यूटी, इसको एक रिलीजियस ड्यूटी समझा जाता है, यानी मजहबी फरीजा है ये हमारा। इट इज़ एन एक्ट ऑफ इबादत, ये इबादत का अमल है। विच इज़ कॉल्ड सुन्ना मुअक्कदा, यानी अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है, ठीक है, कि यानी अगर आप ये सुन्नत परफॉर्म करेंगे तो उसका सवाब कंसिडर किया जाता है, आपको अच्छी एक जो है अमल समझा जाता है इसको शादी करने को, ठीक है। वही बात है कि अगर आप जो है वो हक महर अदा करने की पोजीशन में है और अगर अपनी बीवी को जो है मेंटेन करने की पोजीशन में, तो गेट मैरिड, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। देन है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नेचर के अंदर ही ये पॉइंट है, इफ़ अ पर्सन इज इन द पोजीशन टू मेंटेन हिज वाइफ, अगर एक बंदा इस हालत में है कि वो अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है, यानी नाना नुस्खा उसका अदा कर सकता है, एंड पे द अमाउंट ऑफ डावर, और जो डावर की हक महर की अमाउंट है वो अदा कर सकता है, ही मस्ट गेट हिमसेल्फ मैरिड, तो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज की अगर बात करें कि शादी करने के मकासद क्या क्या हैं, तो सबसे पहले है लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सबसे पहला मकसद जो शादी का है वो है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लीगलाइज किया जा सके, यानी अगर शादी के बिना आप सेक्स करते हैं तो हराम है, अगर निकाह के बाद करते हैं तो वो सुन्नत भी है, वो हलाल भी है। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर शादी के बिना बच्चे होते हैं तो वो हराम है, ठीक है, और इलिजिटिमेट है, लेकिन अगर शादी करके बच्चे पैदा करते हैं तो वो जो है वो लिजिटिमाइज भी हैं, यानी हलाल भी हैं। देन है प्रेजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इज प्रेजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, यानी शादी वो चीज़ है कि जिसके थ्रू आप इंसानी नस्ल को जो है वो प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं, आगे नस्ल दर नस्ल बढ़ाते हैं। देन है रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ जो है वो रेगुलेट किसके थ्रू होती है, मैरिज के थ्रू होती है। देन हमारे पास है जी कैपेसिटी फॉर मैरिज, यानी कौन शादी कर सकता है, कैपेसिटी कौन रखता है शादी करने की, माई कौन है, कहता है एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड पुबर्टी मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, तो यानी हर वो बंदा जो कि साउंड माइंडेड है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक है और वो पुबर्टी की एज को अचीव कर चुका है, यानी मेच्योर हो चुका है, तो समझा जाएगा कि वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। देन है ल्यूनेटिक्स एंड माइनर्स हु हैव नॉट अटेन्ड पुबर्टी मे बी वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्टेड इन मैरिज बाय देयर रिस्पेक्टिव गार्डियन, यहाँ पे वैलिडिटी नहीं आएगा, यहाँ पे वैलिडली आएगा, वैलिडली, ठीक है, एल आएगा। तो यहाँ पे है कि लुनेटिक, यानी एक बंदा जो कि ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं है, और एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र अभी मेच्योर नहीं हुई, पुबर्टी को वो नहीं पहुंचा, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो उसमें फिर उनका जो भी गार्डियन अपॉइंट हुआ होगा, उस ल्यूनेटिक पर्सन का जो गार्डियन अपॉइंट हुआ होगा और उस माइनर का जो गार्डियन अपॉइंट हुआ होगा, उस गार्डियन के थ्रू जो है वो फिर
शादी कर सकेंगे। देन है a marriage of a Muslim who is of sound mind and has attained puberty is void if it is brought about without his consent। अगर एक बंदा मेच्योर भी है और साउंड माइंडेड भी है, यानी ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक है और अक्लो फ़हम भी रखता है और उम्र भी उसकी जो है वो कंप्लीट है, तो अगर इस सूरत में वो है कि शादी कर सकता है, लेकिन उसकी कंसेंट शामिल नहीं है, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, उसकी रज़ा शामिल नहीं है, तो उसकी शादी कर देना जो है वो वॉइड होगा, यानी वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि अगर आप मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो आपका साउंड माइंडेड होना तो ज़रूरी है, साथ-साथ आपका जो है वो उम्र भी आपकी उतनी होना ज़रूरी है, लेकिन आपकी कंसेंट भी उसमें शामिल होना ज़रूरी है, रज़ामंदी शामिल होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज की बात करें तो इफ़ अ पर्सन इज़ इन द पोज़ीशन टू गिव डावर एंड मेंटेन हर वाइफ ही मस्ट गेट मैरिड, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाए इन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज पे, कि अगर आप कोई वैलिड मैरिज करना चाहते हैं जो हर कॉर्नर से ठीक समझी जाए और वैलिड कंसीडर हो, तो उसके लिए क्या-क्या एसेंशियल्स हैं, क्या-क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। तो सबसे पहले है लीगल कैपेसिटी। तो लीगल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक बंदा जो है वो अक्लो फ़हम शऊर रखता हो, पुबर्टी की एज को पहुँच चुका हो, तो उसको कहते हैं लीगल कैपेसिटी। तो कहता है अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, बट इफ़ अ पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड हिज़ गार्डियन कैन परफॉर्म हिज़ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर बंदा है वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, तो भी वो शादी परफॉर्म कर सकता है, किसके थ्रू? अपने गार्डियन के थ्रू। ठीक हो गया? तो सबसे पहला जो एसेंशियल है किसी वैलिड मैरिज के लिए, वो ये है कि आप लीगल कैपेसिटी रखते हो, मतलब ज़हनी तवाज़ुन आपका ठीक हो। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें बोले की भी शादी हुई थी, वो ड्रामा सीरियल का नाम क्या था? नाम नहीं याद, जिसमें वो रांझा रांझा शायद करके था, जो भी था उसमें बोला था वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, लेकिन उसकी इकरा अज़ीज़ के साथ शादी हो गई थी। तो उसमें क्या कंसेप्ट आता है, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसका माइंडसेट जो है वो ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंडेड है, तो फिर वो बंदा अपने गार्डियन के थ्रू जो है वो शादी कर सकता है। देन है एज ऑफ पुबर्टी। तो नंबर 1 पे लीगल कैपेसिटी होना ज़रूरी है, नंबर 2 पे जो है वो आपकी एज ऑफ पुबर्टी होना ज़रूरी है। एज ऑफ पुबर्टी अगर देखें, बलूगत की उम्र को कहते हैं, जो कि अगर इस्लामिकली देखेंगे या शरिया में देखेंगे तो वो 9 साल, 13 साल, 11 साल, 15 साल भी मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ द लैंड की बात करेंगे या पाकिस्तानी लॉ की बात करेंगे राइट नाउ, तो इसमें हमारे पास जो है वो मेल जो है वो 18 साल और फीमेल जो है वो 16 साल। ये लास्ट ईयर की है, अपडेटेड अगर होगी तो आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा नेट सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है। पंजाब में पहले लड़के की 18 थी, लड़की की 16 थी। सिंध में लड़का और लड़की दोनों की 18 थी, ठीक है। तो ये वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस में। तो नंबर 1 पे आपका लीगल कैपेसिटी रखना ज़रूरी है, यानी ज़हनी तवाज़ुन आपका ठीक हो, फिर आपकी शादी वैलिड कंसीडर होगी। नंबर 2 पे आपकी जो है वो एज ऑफ पुबर्टी होना लाज़मी है, जिसमें शरिया में देखें तो 9 साल, 11 साल, 13 साल में भी बंदा बालिग हो जाता है, मतलब वो इस हालत में आ जाता है कि वो उसको वो सारा मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ जा सकता है। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड की बात करें तो जो है वो 18 साल लड़के की और 16 साल लड़की की। लेकिन अगर कोई बंदा 18 साल का नहीं है तो शादी कर ले मेल, और लड़की जो है वो 16 साल की नहीं है तो शादी कर ले, तो क्या हो सकता है? 6 माह की सज़ा हो सकती है और साथ-साथ 50,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। ये होगी 2 कंडीशन, सबसे पहले लीगल कैपेसिटी, देन एज ऑफ पुबर्टी। नंबर 3 पे जो कंडीशन है वो है प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस में मैंने शुरू में बता दिया कि एक साइड पे प्रपोज़ल जाएगा कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है, मैं राज़ी हूँ, उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है। द प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सेम मीटिंग अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया कहती है कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जो है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। लाइक निकाह के टाइम पे आपको पता, उधर लड़की से पूछा जा रहा होता है कबूल कबूल कबूल, इधर लड़के से पूछा जा रहा होता है कबूल कबूल कबूल। फोन कॉल पे निकाह जो है वो इनवैलिड है, यानी सिरे से गलत नहीं है लेकिन इनवैलिड है। बट इफ ऑन कॉल दे अपॉइंट समवन इन द मीटिंग एज हिज वकील, लेकिन उसी मीटिंग के दौरान जो है वो अपना अपना वकील मुकर्रर कर लें, वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई, तो अगर वो वकील उनके बिहाफ पे निकाह जो है वो निकाह का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे तो ये निकाह जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। देन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्री। जो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है वो फ्री होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गन पॉइंट पे लड़की को कह रहे हैं निकाह कर, वरना मैं गोली मार लेनी अपने, हमने तेनों मार देना।
ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए उसकी। ये तीसरा एलिमेंट था एसेंशियल। नंबर 4 पे है डावर। अकॉर्डिंग टू इमाम अली अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं नो डावर नो मैरिज, कि अगर आप हक महर अदा नहीं कर रहे हैं तो शादी भी नहीं है। तो डावर जो है वो अनदर इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज है। देन है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, गवाहान का होना। अगर शिया स्कूल ऑफ थॉट का देखें तो वो कहते हैं नो विटनेस इज रिक्वायर्ड, यानी वो कहते हैं शादी के टाइम पे किसी भी विटनेस का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को देखते हैं तो वो कहते हैं जी विटनेस मेल जो है वो दो होने चाहिए, और अगर मेल मस्ट बी मुस्लिम एंड अडल्ट एंड साउंड माइंडेड, और अगर दो मेल मौके पे मौजूद नहीं है तो एक मेल होना चाहिए और दो फिर साथ फीमेल होंगी, तो आप जो है वो वैलिड मैरिज। ऐसा नहीं है कि गवाह नहीं होंगे तो शादी फिर शादी कंसिडर नहीं होगी, शादी हो जाएगी लेकिन इनवैलिड रहेगी, किसके तहत? अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। और वो वैलिड कब होएगी? जब गवाहान के सामने आप इकरार कर लेंगे हमने शादी कर ली। लेकिन शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ना भी हो गवाहान तो शादी आपकी वैलिड कंसिडर होगी। ये वैलिड वॉइड इर्रेगुलर क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है, तब ज्यादा मजीद अच्छे तरीके से समझ आ रही। देन है फ्री कंसेंट। तो वन ऑफ द मेन एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज इज फ्री कंसेंट, कि जो दो लोग शादी कर रहे हैं उनकी कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। किसी चाचे की जो है वो चादर के बदले माँ की चादर या पुप्पी की चादर या चाचे की गोली के प्रेशर में आप शादी ना कर रहे हो, बल्कि लड़के और लड़की की दोनों की रजामंदी हो, कंसेंट उनकी फ्री हो, तो समझा जाएगा कि ये आपकी कंसेंट जो है वो फ्री है। तो यानी ये भी लाजमी कंडीशन है वैलिड मैरिज के लिए, अदरवाइज आपकी शादी जो है वो वैलिड मैरिज कंसीडर नहीं होगी। देन लास्ट पे है इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय शरिया। तो जो आपकी शादी जो आप कर रहे हैं उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोहिबिशन होगी, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होगी, तो शादी आपकी वॉइड हो जाएगी। अगर रिलेटिव प्रोहिबिशन होगी तो इर्रेगुलर हो जाएगी। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन में इर्रेगुलर शादी वो है कि जिसको इर्रेगुलर से आप वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है और वॉइड मैरिज हो गई है, तो वॉइड को आप किसी सूरत हाल में वैलिड मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो शादी शादी कंसिडर होगी नहीं। तो ये वॉइड मैरिज क्या है और इर्रेगुलर क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है। बाकी लीगल इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज क्या है ये आपने देख लेना है। देन नंबर ऑफ वाइफ्स का कंसेप्ट है सिंपल सा। देन पोजीशन ऑफ मैट्रिमोनियल लॉज इन पाकिस्तान, और देन इसका कंक्लूजन है। होप सो आपको मैरिज का कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा, एसेंशियल्स ऑफ मैरिज। देन काइंड्स ऑफ मैरिज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।